तो जैसा हमने कहा कि सिक्सर मार्केट लगा चुका है और मतलब छठवां दिन तेजी का है और 16,650 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 315 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ रख रहा है। चलिए आज के मेहमान के पास चलते हैं, इनक्रेड इक्विटीज के गौरव के पास। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, यहाँ से अब नई रेंज बन गई क्या? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो सबसे निफ्टी में मोमेंटम था और जो कल हमने उसमें एडिशनल फॉलो बाइंग देखी है, तो लग रहा है कि मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। बैंक निफ्टी जो है उसका 36,300 का फ्यूचर में एक हर्डल था, उसको पार कर लिया है, तो एक ब्रेकआउट आपको वहां पे भी देखने मिला है। तो बैंकिंग जो है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा, तो निफ्टी को वो पकड़ के रखेगा, पुश देगा, ज्यादा गिरने नहीं देगा। तो स्ट्रक्चर बेहतर है। निफ्टी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। 16,520-30 का लेवल था, तो जब तक ये सस्टेन कर रहा है एक बार 16,800 तक के लिए प्ले किया जा सकता है। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलेगी तो बाइंग के मौके आएंगे। यहाँ पे रेंज जैसा आपने कहा, तो रेंज जरूर शिफ्ट हो रही है। जो पहले 16,000 से 16,250 की थी, वो शिफ्ट हो गई, फिर 16,250 से 16,400 450 की थी, अब वो 16,450 से 16,750 तक की एक रेंज वो बढ़ते हुए आ रही है, ऐसा नजर आ रहा है। ओके, तो ये तस्वीर। गौरव, कोई स्टॉक है इस वक्त जो आज ट्रेड ले लिया जाए अभी? जी बिल्कुल, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे अगर आप उसके आवली चार्ट देखेंगे तो काफी एक अच्छी अपसाइड के बाद में हमको एक ब्रेकआउट देखने मिला। ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक जो है थोड़ा रिटेस्ट करके कंसोलिडेशन दे रहा है, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप देखेंगे तो 1 घंटे का, पिछले 5-6 घंटे की कैंडल से वो वॉल्यूम पिक ज्यादा है। तो यहाँ पे सभी जो है काफी अच्छे एक अपसाइड के इशारा कर रहे हैं। तो 306 307 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में स्टॉक जो है 330 से 335 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, चंबल फर्टिलाइजर में आप नज़र रख सकते हैं। ये बेहतर स्टॉक है जो गौरव पसंद आ रहा है। फटाफट दर्शकों की तरफ चलते हैं। अजय कुमार जी मंडी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी बताइए, क्या सवाल है? नमस्कार सर। जी सर, मैंने जो है विप्रो के 150 शेयर खरीदे थे, तो अभी मैं अब ये पता करना चाहता हूँ कि उनको होल्ड करूँ या सेल कर दूँ। क्यों सेल करना चाहते हैं? चल नहीं रहा इसलिए? काफी टाइम गिर रहे हैं वो। गौरव, चल नहीं रहा है इसलिए मन कर रहा है बेच दें, क्या सही निर्णय होगा? ये विप्रो की बात कर रहे हैं, राइट? विप्रो, यस। देखिए, विप्रो का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड तो वीक है, लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हैं क्योंकि डेली चार्ट्स पे एक ट्रिपल RSI डाइवर्जेंस देखने मिला है और MACD में भी डाइवर्जेंस देखने मिले हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। और एक जो इनको स्टॉप लॉस मैं सुझाऊंगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो होगा इनके लिए 380 का। उसके नीचे अगर जाता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर सपोर्ट्स और डीप हो जाएंगे। ये सस्टेन अगर हो गया तो एक उछाल आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो विप्रो में ये राय बनती हुई दिख रही है। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। अश्विन पटेल हमारे साथ हैं गुजरात से। अश्विन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास IEX है, 250 पे लिए, 550 क्वांटिटी है। मैं 1-2 साल डिलीवरी ले सकता हूँ। 250 में लिए गौरव सर? 250 में लिए इन्होंने, अब 162 है, काफी तगड़ा नीचे आ चुका है। रुक सकते, कोई समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन रुकने कितना दिन रुकेंगे तो प्रॉफिट होगा? देखिए, ये काफी मुश्किल सवाल हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जस्ट बिकॉज आप 2 साल 3 साल 4 साल होल्ड कर सकते हो, आप कोई भी एक रैंडम प्राइस में बाय करो, सही तरीका नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक ही है। डेली वीकली चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं। जो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सुझाया था, स्टॉप लॉस वो है 150 का। उसके नीचे का जगह तो दिक्कतें फिर बढ़ सकती है, तो आप 150 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। प्राइस वापस कॉस्ट पाने के लिए अभी कहना डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। अगर एक बार स्टेबिलिटी की कंफर्मेशन आ जाए तो हम फिर बोल सकते हैं आप एवरेजिंग कीजिए या आप उसको होल्ड कीजिए। यहाँ पे 150 का स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। तो गौरव, मान लीजिए 150 के नीचे जाने लगे तो बेचने में तो इनको भयंकर नुकसान होगा, तो स्ट्रेटजी क्या ये हो सकती है कि उसके और नीचे नीचे जाए तो फिर ये थोड़ा एवरेज आउट करें? देखिए नीरज जी, एवरेजिंग तब करनी चाहिए या तो जब आपको सपोर्ट्स अच्छे देखने मिल रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे सपोर्ट है और यहाँ से स्टॉक जो है घूम रहा है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है सपोर्ट्स के ऊपर, आप एवरेजिंग करते रहेंगे तो आपको मुनाफा जो है वो तो मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो वर्टिकल रैली हमको देखने मिली थी, अगर आप इसका 2020 के लेवल से देखेंगे
₹40 का स्टॉक जो 250-60 चला गया था, वहां से वो वर्टिकल रैली थी। तो यहाँ पे सपोर्ट्स ऐसे में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर यहाँ से फिर निफ्टी में भी करेक्शन आता है, 150 के नीचे जाता है, तो उसके नेक्स्ट सपोर्ट जो है 115 के आ रहे हैं। 115 के नीचे देखिए तो एकदम वर्टिकल रैली है कि कोई सपोर्ट बीच में है ही नहीं। तो आप देखिए कि स्टॉक किस तरह से कर सकता है। और हमने देखे कि अच्छे स्टॉक्स भी है, एक बार स्ट्रक्चर बिगाड़ा है तो डबल डिजिट 3 डिजिट वाले स्टॉक्स भी वो सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उस हिसाब से प्ले नहीं करना चाहिए। आप 150 का पहले स्टॉप लॉस रखिए। एवरेजिंग अगर करना है तो अगर यहाँ से स्टॉक जो एक बार 185 190 जाता है तब आप कीजिए। तो कंफर्मेशन हो गया, हाँ 150 का जो सपोर्ट है वो अच्छा सपोर्ट है, ये कंफर्म हो गया है, अब मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, वो आप एक बार कर सकते हैं। बट करंट स्टेज में इसको अवॉइड करूंगा। करंट स्थिति में एवरेजिंग करना ठीक नहीं होगा। चलिए जतिन जी के पास चलते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन भाई बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास सन फार्मा का कॉल है 28 जुलाई की 900 की, जो मैंने एवरेज किया है 8.13 पे 4 लॉट है मेरे पास। और तो पूछना है कि क्या करना है सर, 2.75 पे चल रहा है वो भी। गौरव क्या करें, इनका तो बड़ा नीचे आ गया। जी इन्होंने कौन सा स्टॉक कहा? सन फार्मा 900 रुपए की कॉल। देखिए अभी एक्सपायरी भी आ रही है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको टाइम वैल्यू इरोजन काफी रैम्पेंट हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 835 840 पे ब्रेकआउट थे, उसके टारगेट्स जो है वो ब्रेकआउट्स के वो आ चुके हैं यहाँ पे। और इसका जो 900 पे देखेंगे आप तो एक अच्छा खासा हडल है, ट्रेंड लाइन फॉलिंग ट्रेंड का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा एक होल्ड कीजिए 865 के स्टॉप लॉस से। मंडे तक अगर इसमें मूवमेंट नहीं आता तब एग्जिट कीजिए, उसके बाद मूवमेंट आ भी गया तो भी आपको उतना मुनाफा नहीं देखने मिलेगा। तो आप 865 का स्टॉप लॉस लगाइए। मंडे के सेकंड हाफ अगर आपको नहीं आ रहा है अपसाइड तो आप एग्जिट कीजिए। मंडे सेकंड हाफ तक आपके पास समय है, अगर नहीं अपसाइड मिल रहा है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम अगर नहीं हुआ ना और फिर एकदम लास्ट आप पहुंच ही रहे हैं उसके समय जब एक्सपायरी होगी तो टाइम डीके में आपका पैसा डूब जाएगा। तो मंडे दोपहर तक आप देखिए और फिर इसमें करिए। मंडे को आप एक बार सुबह ट्राई करिएगा, अगर कॉल नहीं मिलती तो आप ट्विटर पर डालिएगा, देखेंगे क्या मदद आपकी हो सकती है। अवधेश कुशवाहा जी हमारे साथ है सिलवासा से। अवधेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में सर सवाल है, मैंने IRCTC में 851 में कुछ शेयर खरीदा था 88, बट अभी बहुत डाउन पोजीशन हो गया है। तो मैं समझना चाहता हूँ उसको मतलब होल्ड में रखूं या एवरेज करके निकल जाऊं। जब लिया था तब कितने दिन का मन बनाया था इसको लेने रुकने का? सर समथिंग ऐसे ही 1 मंथ का मन बनाया था, बट अभी बहुत उसमें थोड़ा सा ये हो गया। तो 1 मंथ के ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या आप लोग? नहीं। ओके गुड। बताइए गौरव जी, 1 महीने के लिए लिया था लेकिन अब नहीं चल पाया तो अब होल्ड करना पड़ा। 851 में खरीदा था, क्या करें? ये स्टॉप लॉस तो नहीं लगेंगे? देखिए स्ट्रक्चर इसका भी अगर आप देखेंगे तो काफी वीक ही रहा है। और जो प्रीवियस थोड़ा सा बेस बना है 560 का, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे का जाकर एग्जिट कीजिए। इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, IAS की वर्टिकल रैली देखने मिली है। ऐसे में सपोर्ट्स ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। तो 560 के लिए आप एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, 550 का आप स्टिक स्टॉप लॉस रखिए। वो सस्टेन हो गया तो थोड़ा और अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एट दिस स्टेज आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। महीने भर का आप ट्रेड लेके अभी आप एक्सपेक्ट करें कि 2 महीने में रिजल्ट वापस कॉस्ट आ जाए, वो नहीं होगा। तो आपको थोड़ा टाइम जोन बढ़ाना पड़ेगा और 550 का स्टॉप लॉस होगा। ओके तो IRCTC में ये रायबंदी। वैसे अवधेश जी सलाह ये है कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाया करिए। अगर आप 1 महीने 15 दिन के ट्रेड ले रहे हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप देखिए कितना 200 250 रुपये आपको एक शेयर पे नुकसान होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। गौरव दिव्यांशु सराफ हैं, इन्होंने शोभा के 1000 शेयर लिए हैं 720 के भाव पर, 2 महीने होल्ड करना चाहते हैं। ये देखिए शोभा का अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रक्चर बहुत खराब नहीं है, वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में खराबी फिर ज़्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर इनका 2 महीने का है, यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं थोड़े से वो डी पाएंगे। 665 का इनका स्टॉप लॉस होगा। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और जो प्रीवियस हडल है 770 775 के, वो एक बार टेस्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा रियल एस्टेट शेयर्स में, क्योंकि सेल्स नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको उसी हिसाब से प्ले करिए, ये बात चौकन्ने रहना पड़ेगा। बीरेश्वर पॉल का सवाल ये है, ट्विटर पर इन्होंने भेजा है कि इन्होंने ब्रिटानिया के 3900 की कॉल के 2 लॉट खरीद लिए हैं 48 रुपये 50 पैसे पे। क्या करें? ये इनको ऐसा लगता है कि 100 रुपये तक जाएगा क्या ये?
देखिए स्ट्रक्चर खराब नहीं है। आवली चार्ट्स पे देखें तो ब्रेकआउट की कगार पे है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर 3925-30 से अगर होल्ड करता है तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है और स्टॉक जो है 4050 टेस्ट कर सकता है, तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। ओके, और सुंदर जानना चाहते हैं कि टाइटन में जुलाई एक्सपायरी भी 2350 पे ले रखा है इन्होंने। टाइटन का अगर आप देखे जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है और यहाँ पे डाइवर्जेंसेस आरएसआई में एक बार देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इनको मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो 2295 का होगा। उसके नीचे अगर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। सस्टेन अगर हो गया तो और अपसाइड आपको देखने मिल सकता है, लेकिन डाइवर्जेंसेस आरएसआई में आ चुके हैं तो फास्ट मूव आना थोड़ा मुश्किल होगा। फास्ट मूव थोड़ा सा मुश्किल टाइटन में, ध्यान रखिएगा। राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं वाराणसी से। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे पास 3 कंपनियों के शेयर हैं। मेरे पास टीसीएस के 200 शेयर हैं 3309 रुपए पे, और 500 शेयर है रेन इंडस्ट्रीज के 2 रुपए पे, जो हमारा आईपीओ में लिया हुआ था, अभी तक पड़ा हुआ। स्प्लिट होकर के 10 रुपए के शेयर थे, जो स्प्लिट होकर के 2 रुपए में कन्वर्ट हुआ, और 100 शेयर 500 में कन्वर्ट हुआ। तो वो मैंने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। इसके अलावा मैं टाटा पावर के ले रखे हैं 1400 शेयर, ठीक है, 266 पे। ओके, तो रेन इंडस्ट्री के सबसे बाद में लेते हैं क्योंकि उसमें तो कोई चिंता आपको करनी नहीं चाहिए, लेकिन चिंता आपको करनी चाहिए टाटा पावर में, जो आपने 266 पे 1400 शेयर लिए हैं। गौरव, 266 पे 1400 शेयर टाटा पावर के, पहले इस पर बताइए क्या करें। देखिए स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अच्छी चीज हुई है कि जो 200 रुपए के नीचे एक ब्रेकडाउन था उसको तोड़ के एक फॉल्स ब्रेकडाउन करके ऊपर आया, तो फेल्ड ब्रेकआउट्स, फेल्ड ब्रेकडाउन्स जो होते हैं वो काफी अच्छा पैटर्न्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ तो अभी 200 का काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं, और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे काफी अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है। 200 से अगर आप देखेंगे तो 1 साइड ऊपर जा रहा है, तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो है मैं 200 का ही सुझाव पाऊंगा क्योंकि वहीं पे काफी अच्छा प्राइस एक्शन डिमांड जोन वहाँ पे देखने मिल रही है, तो 200 का निकले स्टॉप लॉस होगा, आप बने रहिए। और टीसीएस 3309 रुपए पे क्या है भाव? देखिए टीसीएस हमने पहले भी इसमें चर्चा की थी कि 3350 3400 एक काफी क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे वीकली चार्ट से ब्रेकआउट देखने मिला था, रीटेस्ट हो गया और फिर उसको तोड़ा है। तो जब तक ये 3350 से 3400 नहीं सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे जो है अपसाइड में आपको प्रेशर देखने मिलेगा। यहाँ पे भी जो अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं वो 2900 2850 के आ रहे हैं, तो इनके जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वही होगा। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, बट अगर अच्छे सपोर्ट्स देखे जाए तो यही पे हो रहे हैं क्योंकि डेली और वीकली चार्ट्स पे भी लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो स्टॉप लॉसेस थोड़ा डीप होंगे। अच्छा, उस बीच एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आकाशा जो नई एयरलाइंस आने वाली है, ये अपनी बुकिंग शुरू कर रही है और 4 शहरों से ये अपनी फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा, इस पे नज़र रखनी चाहिए रडार पे, क्योंकि इस तरीके की खबरें हैं। अच्छा, राजेश जी का एक सवाल आ गया था रेन इंडस्ट्रीज़, अब इनका तो 2 रुपए की कॉस्ट बता रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत चिंता है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये काफी अच्छा इन्होंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे दिक्कत कोई ऐसा नजर आ नहीं रही है। हाँ। मैं ये सोचूंगा कि आप 130 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे डेली चार्ट्स वगैरह में तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक चल रहा है, लेकिन वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे तो 130 पे इसका ब्रेकआउट था, रीटेस्ट करके वहीं पे गया है। तो आप 130 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए, उसके नीचे अगर सस्टेन हो रहा है तो एक बार आप मुनाफा वसूली करने का सोचिए, और जब तक वो नहीं होगा डिफिकल्ट लग रहा है वरना आना, लेकिन सस्टेन हो गया तो फिर से एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो तीनों में आपको राय मिल गई राजेश जी, उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। होशंगाबाद से हमारे साथ राम चौरे जी हैं, बताइए चौरे जी क्या मदद करें आपकी। मेरे पास उस एंजल 1 के 150 शेयर है 180 के भाव के। किस कौन कंपनी नाम बताइए फिर से? एंजल 1। एंजल 1, जिंदल ड्रिलिंग हटाइए, एंजल 1 दिखाइए। एंजल 1 ठीक है, एंजल 1। अच्छा गौरव जी, एंजल 1 पे क्या करना चाहिए इनको? देखिए एंजल 1 का स्ट्रक्चर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 1 साल से ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नजरिया ऐसा सच है नहीं। सपोर्ट्स अच्छा बाउंस बैक आया था, 1050 के सपोर्ट्स थे, वहीं से अच्छा बाउंस बैक आया है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका है तो मेरे हिसाब से आप 1300 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए, और अगर इनका नजरिया कि मैं 1-2 साल रखूंगा, थोड़ा और ज्यादा रखूंगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आएंगे, लेकिन फिलहाल एक्शन मुझे लग नहीं रहा है, एक रेंज है जहाँ पे अटका हुआ रहेगा। ओके, लोकेंद्र कपूर जी हमारे साथ कानपुर से हैं। लोकेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरे पास टाटा स्टील है, 1285 के रेट पे 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं एवरेज लूं कि इसको होल्ड कर सकता हूं मैं? जी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए, क्विक कॉल गौरव।
देखिए स्ट्रक्चर खराब नहीं है, इसमें 200 WE में वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज का ये सपोर्ट लेके स्टॉक जो ऊपर आया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इनके लिए 800 का होगा। सस्टेन अगर होता है तो मोमेंटम अच्छा है, समय लगेगा लेकिन एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ से मिल सकती है। ओके, और इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास जी एक स्पीच दे रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं वो। So that's why I am saying that the truly unhedged portion of our so-called unhedged ECB outstandings are far too lower than the $79 billion, about which I think there has been some conversation in the recent days and weeks. Now, corporate entities eventually face a trade-off. If they hedge their foreign exposure completely, the cost of borrowing goes up and the advantage of cheaper borrowing in foreign currencies is lost. On the other hand, to the extent they do not hedge, debt servicing can go up when the exchange rate is under pressure. This has led to the concept of optimal hedge ratio, which calculates the proportion of hedging that minimizes the variance of portfolio. For India, our internal research, that is the internal research of the Reserve Bank research team, estimates the optimal hedging ratio at 63%. In fact, this was one of the bulletin research articles which was published sometime perhaps last year. Now, taking into account natural hedges and the exposure of public sector companies, the optimal hedge ratio condition of India at the moment is comfortably satisfied in the case of the stock of ECBs, in which, ECBs in India's external debt. Due to the RBI's actions, including measures to encourage inflows, the movements of the rupee have been relatively smooth and orderly. By eschewing sudden and volatile shifts, we have ensured that expectations remain anchored and forex market functions in a stable and liquid manner. We will continue to engage with the forex market and ensure that the rupee finds its level in line with its fundamentals. I would like to reiterate that we have no particular level of the rupee in mind, but we would like to ensure its orderly evolution, and we have zero tolerance for volatile and bumpy movements. I would now like to focus and turn towards banking. Banks are special and not like any other commercial entity. They are not just custodians of shareholders' interest, but more fundamentally, the trust of the depositors. Depositors are at the very core of the entire banking system. Protection of depositors' interest is paramount to a robust, reliable, and stable financial system in the country. It is important for banks to always remember that the funds they deploy belong to the depositors, and this should reflect in proper risk management. आरबीआई गवर्नर ये समझा रहे हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी जो कंपनीज, भारत के कॉरपोरेट्स विदेश से लोन लेते हैं जो कि डॉलर टर्म्स में होता है, वो इस वक्त अब लेना उतना इजी नहीं रह गया, क्योंकि डॉलर करेंसी महंगी हुई है तो वो महंगा हो गया है। जो पहले से ले रखा है, क्या उनके सामने रिपेमेंट की दिक्कत आएगी? क्योंकि डॉलर महंगा हुआ है तो रिपेमेंट महंगा होगा। तो उनका ये कहना है कि हमारा इंटरनल रिसर्च कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं ईसीबी के संदर्भ में। तीसरी बात उन्होंने कही कि रुपए को लेकर के आरबीआई के दिमाग में कोई लेवल नहीं है कि वो 80 होना चाहिए कि 78 होना चाहिए कि 81 होना चाहिए, लेकिन वो वोलेटिलिटी को जीरो टॉलरेंस पर रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रुपए में आरबीआई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रुपए में ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी तो आरबीआई इंटरवीन करेगा करेंसी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि स्टेबल करेंसी किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि करेंसी की स्टेबिलिटी, नो लेवल इन द माइंड एंड ईसीबी पोजीशन इज कंफर्टेबल। ये 3 पॉइंट आरबीआई के हैं जो महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। गौरव अगर जुड़े तो वापस चलते हैं गौरव के पास फटाफट। गौरव भरोसा दिला रहे हैं कि करेंसी को लेकर के कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं करनी चाहिए, स्टेबल करेंसी के पक्ष में। आप डॉलर इंडेक्स देखते हैं क्या? डॉलर को ट्रैक करते हैं? बताइए चार्ट पे क्या लग रहा है इस समय। गौरव अपने को अनम्यूट करिए आप प्लीज। सॉरी जी।
अगर आप डॉलर इंडेक्स का देखें तो उसके वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे एक बार के लिए 107.50 108 के करीब में डॉलर इंडेक्स में थोड़ा एक नरमी देखने मिल सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें काफी अच्छा है। जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक रेंज में ट्रेड करता है डॉलर इंडेक्स और फिर ब्रेकआउट देके नया रेंज में जाता है। जो प्रीवियस जो रेंज थी वो आपकी 88 से 98 की थी। अब जो रेंज आ रही है, जो ब्रेकआउट हमको 100 के ऊपर देखने मिले हैं, तो मुझे लगता है कि 100 से 110 के करीब पर जो है एक नया रेंज के तौर पे उभरते हुए आएगा। उसके पहले अगर आप देखेंगे 2 साल पहले का, तो जो रेंज थी वो 78 से 88 की थी। तो रेंज में ट्रेड करके और डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है। आप यूएसडी आईएनआर अगर देखेंगे तो उसके भी डेली वीकली चार्ट्स में एक राइजिंग वेज है, उसका हडल जो है तकरीबन 80.5 के करीब का आ रहा है। तो वहां पे शायद एक बार हॉल्ट हमको देखने मिले, लेकिन यहाँ पे कहना मुश्किल है एग्जैक्टली वहीं पे रुकेगा, लेकिन थोड़ा डाइवर्जेंसेस आपको मंथली चार्ट पे वीकली चार्ट पे आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहे हैं और राइजिंग वेज का हडल भी है। बट देखते हैं कि वहां पे सस्टेन करता है, उसके ऊपर जा रहा है या नहीं। एक बार मुझे लगता है कि वहां पे एक बार अटकना चाहिए। कल हमने बात की थी, कई बड़े एक्सपर्ट्स वो भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा करेंसी में अब डिप्रिसिएशन की उम्मीद, रुपये में खास तौर पे उम्मीद कम है। जो होना था वो हो चुका है। कैलेंडर ईयर FY 22 में करीब 7.5% रुपया डिप्रिशिएट हुआ है। तो रुपया हमेशा अगर आप एनुअली देखेंगे तो 2 से 3% का डिप्रिशिएशन होता है। तो मान लीजिए 2-3 साल नहीं हुआ तो फिर वो किसी एक साल में 5-6-7% हुआ, जो इस साल हो चुका है। तो अगर 2022 में ही 7-7.5% हो गया तो यहाँ से अब एक स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ऐसा लॉन्ग टर्म का डेटा ही सजेस्ट करता है, इसमें और किसी की कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।